हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आप सब बच्चों का हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप घर पे सेफ होंगे और सुरक्षित होंगे। भाई देखो, हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे चैप्टर सेकंड। उस चैप्टर का नाम था एटॉमिक स्ट्रक्चर। और इस चैप्टर में हम जो डिस्कस कर रहे थे वो डिस्कस कर रहे थे भाई सीआरटी एक्सपेरिमेंट के बारे में। एक बार थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ ताकि जो आपको पुरानी बातें हैं वो तरीके समझ में आ जाए और आगे की बातें भी आप तरीके सीख पाओ, समझ पाओ। देखो, हमने ये कहा था सीआरटी एक्सपेरिमेंट के बारे में। इसका दूसरा नाम क्या था? इसको बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। उसका दूसरा नाम क्या होता है? डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। बात क्लियर है? देने वाला साइंटिस्ट दो थे, एक जूलियस प्लकर और एक जे थॉमसन। बात क्लियर है? मैंने आपसे कहा था इस सीआरटी एक्सपेरिमेंट में हमने कांच की नलिका ली थी जो कि पारदर्शी थी, यानी जिससे आप आर पार देख सकते हो। इस नलिका के दोनों सिरे पर हमने धातु की दो प्लेटें लगाई थी। एक प्लेट को जोड़ दिया बैटरी के नेगेटिव से और एक प्लेट को जोड़ दिया बैटरी के पॉजिटिव से। नेगेटिव वाली प्लेट को हमने कैथोड कहा और जो पॉजिटिव वाली प्लेट थी उसको हमने एनोड कहा। फिर हमने जो ये कांच की नलिका थी इसमें वैक्यूम पंप लगाया जिसकी सहायता से हम प्रेशर को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। फिर मैंने आपसे कहा था कि सीआरटी एक्सपेरिमेंट में जो हम वोल्टेज लेते हैं वो 10,000 वोल्टेज लेते हैं और प्रेशर जो लेते हैं वो बहुत कम लेते हैं, न के बराबर प्रेशर लेते हैं। उसका रीजन बताया था हम आपको मैंने कि जितना ज़्यादा प्रेशर कम होगा गैस के पार्टिकल उतने ही कम होंगे और जितने पार्टिकल कम होंगे गैस वो जो रे है अपने पास कैथोड रे है सीधा ट्रेवल कर जाएगी। बात क्लियर थी? हाई वोल्टेज क्यों लिया था आपको पता था। फिर हम जो डिस्कस कर रहे थे हमने ये देखा सीआरटी एक्सपेरिमेंट में कि जब 10,000 वोल्ट का वोल्ट अप्लाई किया जाता है तो एनोड की प्लेट के पीछे एक हरे रंग का प्रकाश उत्पन्न होता है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर एनोड की प्लेट के पीछे प्रकाश उत्पन्न हो रहा है तो शायद कैथोड से कोई किरणें आ रही होंगी और उसके ऊपर प्रकाश उत्पन्न हो रही होगा, तभी तो होगा। और उन किरणों का हमने कैथोड रे, क्योंकि किरणें किधर से आ रही थी? कैथोड से। फिर उसके ऊपर चार्ज निकाल दिया गया था और भी मैंने बातें आपके साथ डिस्कस की थी। फिर मैंने आपको बताया था कैथोड रे के गुण, कि कैथोड रे के गुण क्या होती है। पहली बात तो कैथोड रे एक सीधी रेखा में गमन करती है। ऐसे कैसे पता लगा? जब इसके ऊपर प्लस वाला और माइनस वाला फील्ड लगाया गया, यानी जब इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया गया तो देखा अगर प्लस वाला जो फील्ड लगाया गया तो जो किरणें थे वो प्लस वाली प्लेट की तरफ घूम गई। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो किरणें होती है नेगेटिव चार्ज रखती है और स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। बात क्लियर थी? दूसरी बात मैंने क्या बताई थी आपको कि जो कैथोड किरणें हैं वो इनविजिबल होती है, अपनी आप आंखों से देख नहीं सकते। ओनली आपको क्या दिखेगा? ग्रीन ग्लो। ये बात थी। तीसरी बात मैंने आपको क्या बताई थी कि कैथोड किरणें क्या होती है? फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, एक तेज गति के इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनके ऊपर चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। और जे थॉमसन ने उनको क्या बोला था भाई? नेगेट्रॉन। ध्यान रखना, जे थॉमसन ने कैथोड किरणों को नेगेट्रॉन बोला था और स्टोनी ने क्या बोला था? उनको इलेक्ट्रॉन। बात क्लियर थी? फिर मैंने आपको बताया था अगर आप जो अपने पास जो कैथोड किरणें हैं वो हीटिंग इफेक्ट और मैकेनिकल इफेक्ट दोनों इफेक्ट शो करती है, यानी वो ऊष्मीय प्रभाव भी और वो यांत्रिकी प्रभाव दोनों प्रभाव दर्शाती है। कैसे पता लगा? जब उनके जब मार्ग में हमने धातु का टुकड़ा लगाया तो धातु का टुकड़ा गर्म हो गया, इसका मतलब उसके अंदर हीट जनरेट हो गई। इससे हम कह सकते हैं कि जो कैथोड किरणें हैं वो ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न करती है। फिर हमने मैकेनिकल के बारे में क्या कहा? जब हमने छोटा सा व्हील लगाया, जब हमने छोटा सा पहिया लगाया तो पहिया घूमने लग गया। इसका मतलब क्या है कि जो कैथोड किरणें हैं वो कौन सा प्रभाव दिखा रही है? भी मैकेनिकल इफेक्ट, या आप कह सकते हो यांत्रिकी प्रभाव। इसी के द्वारा हमने एक बात और सीखी कि जो कैथोड किरणें हैं वो कैसी संरचना रखती है भाई? कणीय प्रकृति, यानी उनकी तरंग प्रकृति नहीं है, वो कणीय प्रकृति में रखती है। क्योंकि जब पार्टिकल की टक्कर होगी तभी तो पहिया घूमेगा। अगर पार्टिकल की टक्कर होती नहीं तो शायद पहिया नहीं घूमता, लेकिन पहिया घूम रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि कैथोड किरणें कैसे नेचर रखती है? कणीय नेचर, यानी पार्टिकल नेचर रखती है। ये बात मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली थी। आज थोड़ी बात हम और करेंगे क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि सीआरटी एक्सपेरिमेंट के बारे में हमको काफी ज्यादा जानकारी लेनी है ताकि हम कोई सा भी क्वेश्चन आए तो उसको तरीके से हैंडल कर पाए। तो ये बात तो मैंने आपसे डिस्कस कर ली थी। आज हम और बात करेंगे। किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कैथोड किरणों के बारे में, कैथोड रे के बारे में, कि कैथोड किरणों की और कौन कौन से गुण होंगे। तो ये गुण तो मैंने आपको बताए थे। कौन कौन से गुण बताए थे? कि सीधी रेखा में गमन करती है, ये इनविजिबल होती है, दिखाई नहीं देती आंखों से, ओनली आपको ग्रीन ग्लो दिखेगा। तीसरी बात क्या बताई थी? ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होते हैं जिन्हें आप बीटा पार्टिकल कहते हो। इनके ऊपर चार्ज क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। जे थॉमसन ने क्या बोला? नेगेट्रॉन बोला। स्टोनी ने क्या बोला? इलेक्ट्रॉन बोला। और ये कौन कौन से प्रभाव दिखाती है? ये ऊष्मीय प्रभाव यानी हीटिंग इफेक्ट, और साथ में दिखाती है यांत्रिकी प्रभाव यानी मैकेनिकल इफेक्ट। और साथ में मैंने आपको ये बताया ये कौन सी नेचर रखती है? पार्टिकल कणीय प्रकृति रखती है। ये बात मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली थी इससे पहले वाले लेक्चरों में। आज हम और कुछ बातें करने वाले हैं इसके बारे में, कैथोड किरणों के बारे में। देखो कौन कौन सी बातें। यदि ऐसा देखा गया कि जब कैथोड किरणों को, देखना ध्यान से बात को, कि जब कैथोड किरणों को एक धातु की प्लेट से गुजारा गया, देखो ये धातु की प्लेट लगा दी मैंने, जब ये धातु की प्लेट से टकराती है, कौन टकराती है? कैथोड किरणें। जब कैथोड किरणें किसी धातु की प्लेट से टकराती है, क्योंकि प्लेट टकराई थी ना, मैंने बताया था आपको, जब कैथोड किरणों की, जब आपने उस कांच की नलिका में जब धातु का टुकड़ा लगाया था, जब आपने मेटल का पीस लगाया था एक एंगल पे है भाई, ध्यान रखना है। जब आपने
एक कांच की नलिका में यानी सीआरटी एक्सपेरिमेंट में जब आपने धातु का टुकड़ा लगाया था तो वो कौन सा इफेक्ट दिखा रहा था? वो दिखा रहा था अपने पास हीटिंग इफेक्ट। कौन सा दिखा रहा था भाई? हीटिंग इफेक्ट। क्लियर बात? टकरा कर किरणें जा भी रही थी और इससे क्या शो कर रही थी? हीटिंग इफेक्ट। अब आप देखो, जब कैथोड किरणें किसी धातु की प्लेट से टकराती है तो यहां से टकराकर कुछ किरणें यहां से रिफ्लेक्ट हो जाती, कुछ तो बाहर निकल जाएंगी भाई। ये पूरी तो नहीं होगी ना भाई, थोड़ा से तो होगा पीस, तो कुछ किरणें तो यहां से बाहर निकल जाएंगी और कुछ किरणें टकराकर यहां से कुछ और किरणें निकलती है। उन किरणों को बोलते हैं अपन एक्सरे। क्या बोलते हैं उनको? एक्सरे। क्या बोलते हैं? एक्सरे। यानी कैथोड किरणें जब धातु के टुकड़े से टकराती है तो कुछ किरणों को और रिफ्लेक्ट कर देती है। उन किरणों को क्या बोलते हैं भाई? एक्सरे। क्या कहते हैं भाई इनको? एक्सरे। ध्यान रखना, एनोड रे, एक रे हो रहा है, उनको बोलेंगे मैं एनोड रे। एनोड रे एक्सरे किरणों को उत्पन्न नहीं करती है। ध्यान रखना, ओनली कौन करती है? कैथोड रे। कैथोड रे जब धातु के टुकड़े से टकराती है तो कुछ किरणों को रिफ्लेक्ट कर देती है। उन किरणों को बोलते हैं एक्सरे। क्या बोलते हैं? एक्सरे। इसका मतलब ये हुआ कि जब कैथोड रे जब मेटल के पीस से टकराएंगी, जब कैथोड किरणें मेटल के पीस से टकराएंगी तो कुछ किरणों को रिफ्लेक्ट कर देंगी। उन किरणों को क्या बोलेंगे? एक्सरे। यानी कैथोड रे के द्वारा किसका जन्म हुआ था भाई? एक्सरे का। किसका जन्म हुआ था? यानी एक्सरे जो किरणें आई थी वो किसके द्वारा आई थी? आपके पास कैथोड। और इस एक्सरे के कारण ही, इस एक्सरे के कारण आपने देखा था एटॉमिक नंबर। आपने क्या देखा था इसके द्वारा? एटॉमिक नंबर। बताऊंगा कैसे है। और इसके द्वारा ही आपने क्या देखी भाई? पीरियोडिक टेबल। क्या देखी आपने? पीरियोडिक टेबल। यानी आपकी जो पीरियोडिक टेबल आई है वो किसके कारण आई है भाई? कैथोड किरणों के कारण। क्या देखा गया कि जब कैथोड किरणों की जो टक्कर थी जब धातु के टुकड़े से हुई तो कुछ किरणें यहां से बाहर निकल गई। उन किरणों को क्या बोला? एक्सरे। और एक्सरे के आधार पर निकालते हैं परमाणु क्रमांक। और परमाणु क्रमांक किसका गुण है भाई? आवर्त सारणी का। यानी आपकी आवर्त सारणी खोज का रीजन भी किसको दिया जाता है? कैथोड किरणों को। काम तो किसी और पर हो रहा था और काम अपने आप ही दूसरे पे हो गया। दिख रहा है आपको साफ साफ? यानी कैथोड किरणें का नया गुण आ गया। कौन सा गुण आ गया? कि जब कैथोड किरणें किसी धातु के टुकड़े से टकराती हैं तो कुछ किरणों को रिफ्लेक्ट कर देती हैं। उन किरणों को क्या बोला? एक्सरे। और एक्सरे के द्वारा किसकी खोजी? एटॉमिक नंबर की। और उसके द्वारा किसकी खोजी हुई? पीरियोडिक टेबल की। देखो, कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो आपको सीखने चाहिए और वाकई में हमको पता लग रहा है कि कैथोड किरणों का अपने आप में काफी बड़ा योगदान है। देखो भाई, पता लग रहा है आपको कि कैसे कैसे पीरियोडिक टेबल की खोज हुई। तो आपको अगला वाला पॉइंट है कैथोड किरणों के बारे में कि कैथोड किरणें जब धातु की प्लेट से टकराती है तो कुछ किरणों को परावर्तित कर देती है। उन किरणों को क्या बोलते हैं? एक्सरे। क्या बोलते हैं? एक्सरे। और एक्सरे के द्वारा किसी खोजी थी? एटॉमिक नंबर की। उसके द्वारा किसका पता लगाया भाई? पीरियोडिक टेबल का। ये खोज कैसे हुई थी ये पढ़ाऊंगा मैं आपको। जब पढ़ाऊंगा मैं आपको आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल पढ़ाएंगे ना, उसमें ये डिस्कस कर लेंगे भाई। अभी तो आप ये देखो कि कैथोड किरणें जब मेटल के पीस से टकराती हैं तो कुछ किरणों को रिफ्लेक्ट कर देती है। उन किरणों को बोलते हैं अपन एक्सरे। ध्यान रखना, एनोड किरणों के द्वारा एक्सरे का जन्म नहीं हुआ। किसके द्वारा जन्म हुआ था? एक्सरे का कैथोड किरणों के द्वारा। बात समझ में आ रही है कि मैं क्या कह रहा हूं? कि कैथोड किरणों का जन्म किसके द्वारा हुआ था भाई? एक्सरे के द्वारा। और कैसे हुआ था? कि जब इनकी टक्कर धातु की प्लेट से करवाई गई तो कुछ किरणें रिफ्लेक्ट हो गई। उन्हीं किरणों को बोला हमने एक्सरे। क्या बोला उनको? हमने एक्सरे। क्या बोला उनको? एक्सरे। बात क्लियर है? बात क्लियर है? तो ये नया गुण आया। क्या गुण आया हमारे पास? कि जब कैथोड किरणें धातु की प्लेट से टकराती है तो कुछ किरणों को रिफ्लेक्ट कर देती हैं। उन किरणों को बोलते हैं अपन एक्सरे। यानी एक्सरे जो किरण है वो किसके द्वारा उत्पन्न हुई थी भाई? कैथोड किरणों के द्वारा। किसके द्वारा उत्पन्न हुई थी भाई? कैथोड किरणों के द्वारा। बात समझ आ रही है? और साथ में कौन सा प्रभाव दिखाती है? हीटिंग। यानी जब धातु का टुकड़ा देखा गया तो देखा कि धातु का टुकड़ा क्या हो गया? गर्म। अगर धातु का टुकड़ा गर्म हो रहा है इसका मतलब कौन सा प्रभाव दिखा रही है भाई? हीटिंग इफेक्ट। कौन सा दिखा रही है? हीटिंग इफेक्ट। बताया था मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में। पहले वाले लेक्चर में मैंने बात की थी कि जो धातु का टुकड़ा था, मेटल का जो पीस था, वो गर्म हो गया। गर्म होने की वजह से इसने कौन सा प्रभाव दिखाया? हीटिंग। और साथ में कौन सी किरणें बाहर निकाल दी? एक्सरे। और उस एक्सरे किरणों के द्वारा हम किसको जानते हैं भाई? पीरियोडिक टेबल को। बात क्लियर है? बात क्लियर है? तो ये अगले वाला पॉइंट था किसके बारे में? कैथोड किरणों के बारे में। यानी हमको कैथोड किरणों के काफी अच्छे गुण समझ में आ रहे हैं कि कैथोड किरणें सीधी रेखा में गमन करती है, कैथोड किरणें अदृश्य होती हैं, कैथोड किरणें फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है जिनके ऊपर चार्ज माइनस होता है। जे थॉमसन ने न्यूट्रॉन बोला था, स्टोनी ने इलेक्ट्रॉन बोला था। इसके अलावा ये ऊष्मीय प्रभाव दिखाती है, मैकेनिकल प्रभाव दिखाती है। इसके अलावा एक कणीय प्रकृति रखती है। इसके अलावा क्या बताया मैंने आपको कि कौन सी किरणें उत्पन्न कर देती है भाई? एक्सरे। और कैसे उत्पन्न हुई पता है आपको इस चीज के बारे में? बात क्लियर है? अगली बात क्या है? देखो, अभी तक हम जो पढ़ रहे हैं वो सीआरटी एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं भाई। यानी हम जो पढ़ रहे हैं किसके बारे में पढ़ रहे हैं? इन कैथोड किरणों के गुणों के बारे में कि कैथोड किरणें कौन कौन से गुण रखती है। अगली बात सुनो, जो कैथोड जो किरणें हैं यानी कैथोड जो किरणें हैं, इंपॉर्टेंट बात है भाई। ये बात इंपॉर्टेंट है भाई, सब में गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती। ये बात तो मैंने बताई भी थी आपको। कैथोड जो किरणें हैं वो गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती। देखो भाई, इंपॉर्टेंट बात क्या, कैथोड जो किरणें हैं वो गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती। मैंने बताया था आपको, आप चाहे कोई सी गैस ले लो,
उनका इलेक्ट्रॉन तो फिक्स होगा ना, क्योंकि हमने अभी भी कहा है कि कैथोड रे कुछ नहीं होती। कैथोड रे तो क्या होती है? फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। क्या है अपने पास? तेज गति के इलेक्ट्रॉन है। हमने कहा था इससे पहले वाले पॉइंटों में कि कैथोड किरणें कुछ नहीं होती। कैथोड किरणें तो क्या होती है? तेज गति के इलेक्ट्रॉन होती है। क्या होती है? फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। क्या होती है? फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। अब आप सोचो, आपके पास ये सीआरटी एक्सपेरिमेंट था, ये था आपके पास सीआरटी एक्सपेरिमेंट। यहां पे आपने वैक्यूम पंप लगा रखा था। इसमें क्या भरते थे आप? गैस। क्या भरते थे आप? गैस। यहां से आपने वोल्ट अप्लाई किया। जैसे वोल्ट अप्लाई करोगे तो गैस को बताओ आयनाइज करेगा नहीं करेगा? भाई जब वोल्ट अप्लाई करोगे तो गैस को क्या कर देगा? आयनाइज। क्योंकि आप पता है, आपको पता था कि ये न्यूक्लियस होता है और ये अपने पास इलेक्ट्रॉन होता है। क्योंकि प्लस और माइनस में क्या होता है? अट्रैक्शन। क्या होता है? यानी प्लस जो अपने पास न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉनों को बांधे रखता है। लेकिन जैसे आप वोल्टेज अप्लाई करोगे ये अट्रैक्शन समाप्त हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन यहां से क्या निकल जाएगा? बाहर। यानी ये रह जाएगा प्लस और ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा यहां से बाहर। मैं कहूंगा आयन बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? जो प्लस को बोलते हो कैटायन, इसको बोलते हो आप एनायन। बताओ आयन बनेंगे नहीं बनेंगे? मतलब जब आप वोल्टेज अप्लाई करोगे तो यहां पर जो गैस भरी हुई थी, यहां पर जो गैस भरी हुई थी वो गैस क्या हो जाएगी? आयनित हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई? आयनित। आयनित क्यों हो जाएगी? क्योंकि आपको पता है कि हर गैस के अंदर एक न्यूक्लियस होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा, कम से कम ये तो होगा ना भाई। तो आप जानते हो न्यूक्लियस पे चार्ज होता है प्लस, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है माइनस। बताओ ये न्यूक्लियस प्लस और माइनस को आपस में अट्रैक्ट करके रखेगा नहीं रखेगा? लेकिन जैसे आप वोल्टेज अप्लाई करोगे ये जो अट्रैक्शन है, ये जो आकर्षण बल है वो समाप्त हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन यहां से क्या निकल जाएगा? बाहर। और जैसे इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकलेगा इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएगा और प्लस वाला पार्ट अलग हो जाएगा। मैं कहूंगा धनायन बन जाएगा और ऋणायन। बताओ आयन बन रहे नहीं बने? इसका मतलब क्या हुआ? जैसे आप वोल्टेज अप्लाई करोगे तो आपकी जो गैस है वो क्या हो जाएगी? आयनित। क्या हो जाएगी? आयनित। अब सुनो, हमने क्या कहा कि जो कैथोड किरणें हैं वो गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती। क्यों नहीं करती? मान लो आपने हाइड्रोजन गैस भरी। कौन सी गैस भर दी आपने? हाइड्रोजन। मान लो आपने नाइट्रोजन भर दी, मान लो आपने ऑक्सीजन भर दी, मान लो आपने हीलियम भर दी। चारों ही गैसें आपने भर दी और इन चारों गैसों पर क्या डाल दिया आपने? कैथोड रे। आपने डाल दी इनके ऊपर Cr। क्या डाल दी भाई? कैथोड रे डाल दी। अगर आपने इनके ऊपर कैथोड रे डाली तो क्या बनाएगा भाई? ये H2+। बताओ इलेक्ट्रॉन बाहर होगा कि नहीं होगा? ये तो होगा। अरे इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दिया, चार्ज प्लस तो आएगा भाई। इस पर क्या होगा भाई? N2+, इलेक्ट्रॉन बाहर। यहां क्या आएगा? O2+, इलेक्ट्रॉन बाहर। यहां क्या आएगा भाई? He+। और बताओ इलेक्ट्रॉन बाहर होगा कि नहीं होगा? यही होगा। इन चारों गैसों में आपने चारों गैसें ली और चारों गैसें अलग अलग बार। पहली बार आपने हाइड्रोजन भरी, दूसरी बार आपने नाइट्रोजन ली, तीसरी बार आपने ऑक्सीजन ली और चौथी बार आपने हीलियम गैस ली। जब आप चारों गैस लोगे और चारों गैसों पर कैथोड रे की बंबार्डमेंट कराओगे, इन चारों गैसों पर जैसे आप कैथोड रे डालोगे तो कैथोड किरणों का काम क्या होता है? गैसों को आयनाइज करना, यानी एक प्लस और एक माइनस बनाएगा। बताओ इलेक्ट्रॉन बाहर होंगे ही नहीं होंगे? अब आप देखो, चाहे आपने H2 लियो, चाहे आपने N2 लियो, चाहे आपने O2 लियो, चाहे आपने He लियो, आपने कोई सी भी गैस लियो, चारों के इलेक्ट्रॉन तो समान है ना भाई। चारों के इलेक्ट्रॉन क्या है? इक्वल। ये थोड़ी कि हाइड्रोजन गैस का इलेक्ट्रॉन अलग होगा, नाइट्रोजन का अलग होगा, ऑक्सीजन का अलग होगा, हीलियम का अलग होगा। ऐसा तो नहीं होगा। चारों के चारों गैसों के इलेक्ट्रॉन क्या है? सेम। जब चारों के चारों गैस के इलेक्ट्रॉन सेम है तो आप तो जानते हो भाई कैथोड रे क्या होती है? फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। जब इन चारों के इलेक्ट्रॉन ही सेम है तो बताओ चारों की कैथोड किरणें भी समान होंगी ही नहीं होंगी? होंगी। इसका मतलब क्या है कि ये डिपेंड नहीं करता कि आपने कौन सी गैस ली है। कैथोड किरणें हर गैस की क्या होती है? समान। मतलब बात सही है कि नहीं? इसका मतलब क्या हुआ कि जो कैथोड किरणें हैं वो गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती। ध्यान से देख लीजिए इसका मतलब क्या हुआ कि जो कैथोड किरणें हैं वो गैस की प्रकृति पर, कैथोड जो किरणें हैं वो गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती। बात क्लियर है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कैथोड किरणें गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है। हर गैस के लिए कैथोड किरणों का मान क्या होगा भाई? सेम होगा। क्योंकि आप जानते हो इलेक्ट्रॉन तो सेम होंगे ना भाई। इसका इलेक्ट्रॉन सेम होगा, इसका इलेक्ट्रन सेम होगा, इसका इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन। जब चारों इलेक्ट्रॉन ही सेम है तो चारों की कैथोड रे भी क्या होंगी? सेम। इसका मतलब आप इस कांच की नलिका में कोई सी भी गैस भर दो, उनकी कैथोड किरणें क्या होंगी भाई? इक्वल होंगी। यानी ये गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती। और क्यों नहीं करती? क्योंकि क्या होती है? फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। और चारों के इलेक्ट्रॉन सेम है तो चारों की कैथोड किरणें भी क्या होंगी भाई? सेम होंगी। बात क्लियर है? समझ आई बात कि कैथोड किरणें गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है। शायद मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। पॉइंट समझा के कौन कौन से पॉइंट पढ़े? हमको पॉइंट भी याद होने चाहिए। हमने पढ़ा कि कैथोड किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। हमने पढ़ा कैथोड किरणें अदृश्य होती है, हरे रंग का प्रकाश उत्पन्न कर देती है। कहां पर? एनोड की प्लेट के पीछे। बात क्लियर है? फिर हमने कहा कैथोड किरणें कुछ नहीं होती, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है जिनके ऊपर चार्ज माइनस है। इनको थॉमसन ने क्या बोला? नेगेटिव में बोला। स्टोनी ने क्या बोला? इलेक्ट्रॉन बोला। इसके अलावा क्या दिखाती है? हीटिंग इफेक्ट दिखाती है, मैकेनिकल इफेक्ट दिखाती है, पार्टिकल नेचर रखती है और साथ में कौन सी किरणें उत्पन्न कर देती है? एक्सरे। बताया मैंने आपको। इसके अलावा क्या बता कि जो कैथोड रे जो है वो गैस की नेचर पर डिपेंड नहीं करती। यानी आपने गैस कैसे ली है इस पर कैथोड किरणों का कोई योगदान नहीं होगा। हर गैस के लिए कैथोड किरणें क्या होंगी भाई? सेम होंगी। क्योंकि इलेक्ट्रॉन चारों गैसों के लिए क्या सेम है तो कैथोड किरणें भी क्या होंगी? हर गैस के लिए क्या होंगी? सेम होंगी। यहां तक बात क्लियर है? आगे वाली बात, अब बात करेंगे कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट की। अब देखो जी बात क्या,
वो कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है, अपने आप में लेवल रखता है वो कॉन्सेप्ट। मैंने आपसे क्या कहा था कि आपके पास सीआरटी एक्सपेरिमेंट था भाई। देखो ध्यान से, ये पॉइंट थोड़ा ध्यान समझ लीजिएगा, और पॉइंट बिल्कुल सिंपल है। ये आपके पास सीआरटी एक्सपेरिमेंट था, ये अपने नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था, ये अपने पास कैथोड था, अपने पास एनोड था। यहां पर क्या ली थी आपने? गैस ली थी, ठीक है भाई। और ये क्या जा रही थी? यहां से क्या जा रही थी भाई? कैथोड किरणें जा रही थी, ठीक है। आप जानते हो जब इसके ऊपर आप प्लस और माइनस लगाओगे, यानी जैसे आप इसके ऊपर इलेक्ट्रिकल फील्ड लगाओगे, जैसे आप इसके ऊपर क्या लगाओगे? इलेक्ट्रिकल फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र लगाओगे, तो आपको पता था किरणें किधर घूम रही थी? इस प्लस प्लेट की तरफ। कहां घूम रही थी भाई? इस प्लस प्लेट की तरफ। इसके मतलब इसके ऊपर चार्ज क्या था? माइनस। मतलब ये कैथोड किरणें हैं वो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से बताओ प्रभावित होती है कि नहीं होती? होती है। इसका मतलब क्या था कि ये जो ग्रीन ग्लो आ रहा था वो कहां पर आ रहा था? इस प्लस प्लेट के नीचे। इसका मतलब क्या था? इनके ऊपर चार्ज क्या था? माइनस। और ये किरणें किधर घूम गई? प्लस प्लेट की तरफ। यही तो बात थी। मतलब आपने इलेक्ट्रिकल फील्ड लगाया और आपने जब मैग्नेटिक फील्ड लगाया, तो इन दोनों फील्डों में कैथोड किरणें क्या हो रही थी भाई? प्रभावित हो रही थी। क्या हो रही थी? प्रभावित। अब मैं आपको बताता हूं कि जो कैथोड किरणें जो प्रभावित होती है उसका फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, और वो हमको एडवांस नॉलेज क्या जाएगा, क्या देके जाएगा? सुनो बात ध्यान से। हमको ये तो पता है कि जैसे अपने पास एक कांच की नलिका है, इधर लगा रखा है अपने कैथोड, इधर लगा रखा है अपने एनोड। हमको पता था कैथोड रे के जो कैथोड किरणें हैं वो सीधी रेखा में गमन कर रही है, और एनोड प्लेट के पीछे कौन सा प्रकाश आ रहा है? हरे रंग का प्रकाश। लेकिन सोचो अगर आपने ऊपर प्लस वाला प्लेट लगा दिया और नीचे माइनस वाली प्लेट लगा दी, यानी आपने एक वैद्युत क्षेत्र लगा दिया अपोजिट चार्ज वाला, ऊपर प्लस चार्ज वाला और नीचे माइनस चार्ज वाला। अब जब कैथोड किरणें आएंगी तो कैथोड किरणें के ऊपर चार्ज तो माइनस होता है, क्योंकि कैथोड किरणें तो क्या होती है? फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। तो बताओ कैथोड किरणें जो है ये नेगेटिव चार्ज से आ रही है, ऊपर कौन सी प्लेट लगा रही है? प्लस वाली। बताओ प्लस और माइनस में अट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा? जी अट्रैक्शन होगा। तो मैं कहूंगा कैथोड किरणें जो पहले सीधी रेखा में जा रही थी, बताओ इस प्लस प्लेट की तरफ घूमेगी नहीं घूमेगी? किधर घूम जाएंगी? इस प्लस प्लेट की तरफ। इसका मतलब कैथोड किरणों के ऊपर चार्ज क्या है? माइनस। और मैं कहूंगा कैथोड किरणें बताओ वैद्युत क्षेत्र से प्रभावित हो रही है कि नहीं हो रही? होगी, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज क्या है? अपोजिट चार्ज है। क्योंकि अगर मान लो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता, मान लो अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता, बताओ नीचे घूमती ही नहीं घूमती। माइनस चार्ज है, ऊपर घूम रही है, मतलब प्रभावित भी हो रही है, और चार्ज भी क्या है इसके ऊपर? माइनस। क्या है भाई? माइनस। बात क्लियर है? अब ये सर ये बात तो आपने पहले कही थी, इसमें नई बात क्या है? अब देखो नई बात क्या है। आपसे मान लो पूछ लिया जाए, सोचना, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जब कैथोड किरणें यानी जब कैथोड किरणों के ऊपर जब वैद्युत क्षेत्र अप्लाई किया जाता है, सुना बात को ध्यान से, आपसे पूछ लिया जाए कि जब सीआरटी एक्सपेरिमेंट में अगर कैथोड किरणों के ऊपर अगर वैद्युत क्षेत्र अप्लाई कर दिया जाए, तो उसका जो पाथ होगा, यानी उसका जो रेखा में जो गमन होगा, उसका जो पाथ होगा, यानी उसकी जो दिशा होगी, यानी उसका जो मतलब क्या मैं क्या पाथ जो होगा, पाथ जानते हो ना, उसका जो रास्ता होगा, उसका जो रास्ता होगा वो रास्ता कैसा होगा? उस रास्ते को आप क्या बोलोगे? तो आप क्या बता पाओगे भाई? अब आप देखो, ये आपकी कांच की नलिका है, कांच की नलिका है, इधर आपने लगा रखा है कैथोड, इधर लगा रखा है आपने एनोड। कैथोड रे आ रही है, ऊपर लगा दिया आपने प्लस वाली प्लेट, नीचे लगा दिया आपने माइनस वाली प्लेट। जैसे ही कैथोड किरणें आएंगी, बताओ कैथोड किरणें ऊपर घूमेगी नहीं घूमेगी? ऐसे घूमेगी कैथोड किरणें? ये जा रही है कैथोड किरणें, बताओ ऐसे घूमेगी नहीं घूमेगी? यानी हमको इस पाथ को देखना है, ये पाथ कौन सा है? यही तो पाथ होगा भाई। आज हम बताएंगे आपको कि पाथ क्या कहलाएगा और इस पाथ की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। देखना ध्यान से बात। तो आज थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट की बात कर लेता हूं मैं कि पाथ कैसा होगा। देखो जी, इधर देखना आप ध्यान से, पूरी बात को मैं पहले देख लेता हूं माइक वाइक। हाँ भाई क्लियर। अब देखो ध्यान से, ये अपने पास आप ये मान लो कि बीच के अंदर अपने क्या लग रहा है? सीआरटी एक्सपेरिमेंट लग रहा है। ऊपर लगा दी मैंने प्लस वाली प्लेट, कौन सी प्लेट लगा दी? प्लस वाली प्लेट। नीचे कौन सी लगा दी मैंने? माइनस वाली प्लेट। यानी मैंने लगा दिया वैद्युत क्षेत्र। ये अपने पास कौन सा क्षेत्र भाई? इलेक्ट्रिकल फील्ड, यानी वैद्युत क्षेत्र। ठीक है भाई। ऊपर तो लगा दी मैं प्लस वाली प्लेट, नीचे लगा दी मैंने माइनस वाली प्लेट। अब मैं यहां से बंबार्डमेंट कर रहा हूं भाई, यहां से क्या डाल रहा हूं? यहां से डाल रहा हूं मैं कैथोड रे। क्या डाल रहा हूं भाई? सीआर लिख देता हूं। यहां से कौन सी रे आ रही है? कैथोड रे। कौन सी रे आ रही है भाई? कैथोड रे आ रही है। मान लो मेरे पास उपकरण है और कैथोड रे देखो किसके द्वारा डाली जाती है? साइक्लोट्रॉन के द्वारा। साइक्लोट्रॉन के द्वारा, इसको बोलते हैं साइक्लोट्रॉन। क्या बोलते हैं इसको? साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन के द्वारा गन आती है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन के द्वारा किसकी बंबार्डमेंट की जाती है भाई? कैथोड किरणों की। यानी कैथोड किरणों किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? साइक्लोट्रॉन के द्वारा। एक गन आती है उसको बोलते हैं साइक्लोट्रॉन। उस साइक्लोट्रॉन के द्वारा किसको उत्पन्न किया जाता है? कैथोड किरणों को। अब देखो, आपने एक प्लेट तो लगाई प्लस वाली, एक प्लेट लगाई आपने माइनस वाली, और आपने साइक्लोट्रॉन से कैथोड रे की बंबार्डमेंट की। किसकी बंबार्डमेंट की? कैथोड रे की। जब यहां से कैथोड रे निकलेगी तो आपको पता है, वापस सुनो बात ध्यान से, हम ये देख रहे हैं कि इसका वैद्युत जो अपने पास जो वैद्युत क्षेत्र है उसके प्रभाव में कैथोड किरणों का गमन कैसे होता है वो देखना चाहते हैं हम। तो हमने क्या किया?
एक प्लेट तो हमने प्लस की लगा दी और एक प्लेट हमने माइनस की लगा दी। प्रभाव किसके लिए देखना चाहते हैं? कैथोड रे के लिए। तो हमको कैथोड रे डालनी पड़ेगी। तो उन्होंने क्या किया, एक साइक्लोट्रॉन एक उपकरण आता है जिसकी सहायता से कैथोड किरणों को उत्पन्न किया जाता है। तो हमने क्या किया, साइक्लोट्रॉन की सहायता से कैथोड रे की बंबार्डमेंट करवाई। जैसे आप बंबार्डमेंट कराओगे तो आपको पता है कैथोड किरणों के ऊपर चार्ज क्या होता है भाई, माइनस। क्योंकि कैथोड किरणें क्या होती है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। क्या होती है भाई, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। जैसे आपने साइक्लोट्रॉन से कैथोड किरणों की बंबार्डमेंट की तो बताओ कैथोड किरणें इधर जा रही थी, बताओ ये नेगेटिव है कि नहीं, इनके ऊपर चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। क्योंकि हम पढ़ के आए कैथोड किरणें क्या होती है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। तो जैसे साइक्लोट्रॉन की बंबार्डमेंट होगी, साइक्लोट्रॉन से कैथोड रे की बंबार्डमेंट होगी, ये कैथोड किरणें किधर घूमेंगी भाई, ये घूमते घूमते किधर चल जाएंगी, बताओ प्लस प्लेट की तरफ जाएंगी, नहीं जाएंगी, ऐसी जाएंगी। तो कैथोड किरणों के ऊपर चार्ज क्या है भाई, माइनस। क्योंकि हम जानते हैं कैथोड किरणें क्या होती है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। इनके ऊपर चार्ज क्या है, माइनस। और माइनस जब जाएगा मतलब प्लस की तरफ घूमेगा, नहीं घूमेगा। क्योंकि ये जो माइनस वाला पार्ट है उसको धक्का मारेगा। क्योंकि आप जानते हो समान ध्रुव में होता है प्रतिकर्षण और विपरीत ध्रुव में क्या होता है, आकर्षण। तो ये जब ये किरणें इधर से जाएंगी तो ये माइनस माइनस को बताओ रिफ्लेक्ट करेगा, नहीं करेगा, रिपल करेगा और धक्का मारेगा। तो मैं कहूंगा जो कैथोड किरणें हैं वो सीधी ना जाके बताओ ऊपर घूमेगी, नहीं घूमेंगी, बताओ घूमेगी नहीं घूमे। मतलब जो कैथोड किरणें तो पहले सीधे नहीं जाना चाहती थी, ये इधर जो जाना चाहती थी वो इधर ना घूम के किधर घूम जाएंगी, ऊपर की तरफ। किधर घूम जाएंगी, ऊपर। यानी ये पाथ आएगा। कौन सा पाथ आएगा भाई, ये वाला पाथ आएगा। इस पाथ को बोलते हैं पैराबोला पाथ। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं पैराबोला। एक तो होता है अपने पास ये वाला और एक अपने पास होता है ये वाला। इसको तो बोलते हैं हाइपरबोला, इसको तो क्या बोलते हैं, हाइपरबोला। इसको बोलते हैं पैराबोला, इसको क्या बोलते हैं भाई, पैराबोला। ये तो अपने पास होता है हाइपर, ऐसे होता है ना, इसको बोलते हैं हाइपरबोला और इसको बोलते हैं पैराबोला। अब बताओ पाथ ऐसे आ रहा है कि ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है पाथ। इस पाथ को बोलोगे आप पैराबोला पाथ। क्या बोलोगे भाई, इसको पैराबोला। इंपॉर्टेंट बात है भाई, ध्यान रखना। जब भी कैथोड किरणें इलेक्ट्रिकल फील्ड में गमन करती है, वापस सुनो, जब भी कैथोड किरणें वैद्युत क्षेत्र में गमन करती है तो उनका पाथ कैसा हो जाता है भाई, वो पाथ हो जाता है पैराबोला पाथ। कैसा हो जाता है, पैराबोला पाथ। बात क्लियर है। जब भी कैथोड किरणें वैद्युत क्षेत्र में गमन करती है तो उनका पाथ क्या हो जाता है भाई, पैराबोला पाथ। क्या हो जाता है, पैराबोला पाथ। कौन सा पाथ हो जाता है, पैराबोला पाथ। अगर इसकी वैल्यू निकालना चाहूं ना मैं, तो आप कह सकते हो अगर मान लो ये डिस्टेंस x है और मान लो ये जो पाथ की डिस्टेंस है वो y है, तो इसका फॉर्मूला होता है y इक्वल टू अपने पास हो जाता है इलेक्ट्रिकल फील्ड का मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिकल फील्ड अपॉन 4 इंटू काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाई इंटू एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू आती है। बाकी आपको इस वैल्यू से मतलब नहीं है, ये फिजिक्स में चलती है वैल्यू। लेकिन आप तो ये सीखो, आपको तो ये मतलब है कि जब भी कैथोड किरणें इस वैद्युत क्षेत्र में गमन करती है तो इसका जो पाथ होता है, ये जो पाथ आ रहा है, पाथ कैसा होता है भाई, पैराबोला पाथ। कौन सा पाथ हो जाता है, पैराबोला पाथ। दिख रहा है साहब आपको। और यहां पर क्या होगा, इसकी अगर मैं वैल्यू निकालूं, अगर मान लो इसकी डिस्टेंस निकालनी है आपको, ये वाई वाली, तो वाई बराबर क्या होगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड का मैग्नीट्यूड इंटू चार्ज अपन 4 इंटू काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाई इंटू एक्स स्क्वायर। ये डिस्टेंस मैंने अगर एक्स मान ली, ये डिस्टेंस अगर मैंने एक्स मान ली तो मल्टीप्लाई इंटू एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला होता है भाई, ये फॉर्मूला निकालता है आपको इस वाई की वैल्यू। बात क्लियर है, बात क्लियर। इसका मतलब क्या होगा, वाई किसके वक्त को हमारे पास होगा, काइनेटिक एनर्जी के। देखो आप, दिख रहा है साहब यहां से, जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी वाई की वैल्यू उतनी क्या हो जाएगी, कम। बात क्लियर है, बात क्लियर है। ध्यान से देख लीजिए आप इसको। ये जो टॉपिक है एडवांस का कॉन्सेप्ट है कि आप कैथोड किरणों को कैसे एक्सप्लेन कर पाते हो। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब भी कैथोड किरणों को वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, जब भी कैथोड किरणों को वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उसका जो पाथ है, ये जो पाथ आ रहा है, इस पाथ को क्या बोलते हैं हम, पैराबोला पाथ। क्या बोलते हैं इसको, पैराबोला। यानी कैथोड किरणें जब वैद्युत क्षेत्र में गमन करती है तो उसका पाथ क्या होता है भाई, पैराबोला पाथ हो जाता है। कैसा हो जाता है, पैराबोला पाथ। बात क्लियर है। अब सुनो, ये तो बात थी सर इलेक्ट्रिकल फील्ड की। सर मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, देखो जी, मैग्नेटिक फील्ड में क्या होना है, ये बात समझ में आ गई आपको। पाथ क्या होगा भाई, पैराबोला। ये फॉर्मूला आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, आप तो ये ध्यान रखना, जब भी कैथोड किरणें वैद्युत क्षेत्र में गमन करती है उसका पाथ कैसा होता है भाई, पैराबोला पाथ। कैसा पाथ हो जाता है, पैराबोला पाथ। बात क्लियर है। अब सुनो ध्यान से, अगर मैं बात करूं मैग्नेटिक फील्ड की, अगर मैं बात करूं मैग्नेटिक फील्ड की, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जानते हो मैग्नेटिक फील्ड, उसे दिखाते हैं बी वेक्टर से। सदिश होता है ना भाई, दिशा होती है, दिशा परिणाम होते हैं इसको दिखाएंगे अपन बी वेक्टर से। ये अपने पास मैग्नेटिक फील्ड है। अब सोचो, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड में आने के दो चांस है। कौन आएगी यहां से, कैथोड रे। कौन आएगी जी, कैथोड रे। और किसके द्वारा आएगी वो आएगी अपने पास साइक्लोट्रॉन के द्वारा, साइक्लोट्रॉन के द्वारा। क्यों, साइक्लोट्रॉन एक गन होती है, उसके द्वारा किसकी बंबार्डमेंट की जाती है, कैथोड रे की। अभी जब कैथोड किरणें आएंगी तो मैं कहूंगा ये अपने पास मैग्नेटिक फील्ड है भाई, ये अपने मैग्नेटिक फील्ड है। अरे मैग्नेटिक फील्ड जानते हो ना, दो साइड होती है, नॉर्थ और पोल, नॉर्थ और साउथ, उत्तर दक्षिण, दो साइड होती है अपने पास। तो आपने साइक्लोट्रॉन से कैथोड रे की क्या की, बंबार्डमेंट। जैसे बंबार्डमेंट होगे तो अपने पास दो चांस होंगे, या तो कैथोड किरणें इसके
परपेंडिकुलर, यानी थीटा इक्वल टू 90 पे एंट्री करे। सुनो ध्यान से, ये प्लेट अपने पास ये मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है, जब अपने पास क्षेत्र होगा, अपने पास कौन सा क्षेत्र होगा, चुंबकीय क्षेत्र। जब आप यहां से कैथोड रे को डालोगे तो दो चांस होंगे, या तो कैथोड किरणें बिल्कुल सीधी यानी बिल्कुल 90 एंगल पे एंट्री करे, या दूसरा चांस क्या होगा अपने पास, दूसरा चांस क्या होगा कि यह चांस अपने पास ये होगा कि आपके पास जो कैथोड किरणें आ रही हैं, आपके पास जो कैथोड रे आ रही हैं, किसके द्वारा आ रही है भाई, साइक्लोट्रॉन के द्वारा, ये क्या करे, इस थीटा नॉट इक्वल टू 90 पे एंट्री करे। दो ही चांस होंगे, क्या तो कैथोड किरणें बिल्कुल सीधे बिल्कुल लंबवत आए थीटा बराबर 90 पे, या दूसरा चांस क्या होगा कि आपकी जो कैथोड किरणें एंट्री कर रही है वो 90 पे एंट्री नहीं करे, या तो ज्यादा पे, या थीटा नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा पास 90। तो क्या होगा, सुनो ध्यान से, आपसे पूछा जाएगा कि अगर आपने चुंबकीय क्षेत्र लगाया है, दो बात थी, पहली बात की थी मैंने वैद्युत क्षेत्र की, मैंने कहा जब आप वैद्युत क्षेत्र अप्लाई करोगे तो जब कैथोड किरणें आएंगी तो उसका पाथ कैसा हो जाएगा, पैराबोला पाथ। कैसा पाथ हो जाएगा, पैराबोला पाथ। उसने क्या कहा फिर दूसरी बार में कि अगर आपने मान लो मैग्नेटिक फील्ड लगाया, कौन सा फील्ड है ये अपने पास है भाई मैग्नेटिक फील्ड। कौन सा फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड। इसको बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में चुंबकीय क्षेत्र। क्या बोलते हैं जी, चुंबकीय क्षेत्र। यानी अगर आपने चुंबकीय क्षेत्र लगाया है तो आपके पास दो चांस होंगे, या तो कैथोड किरणें चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत आए, इसको लंबवती तो बोलते हैं, थीटा बराबर 90 को लंबवती बोलते हैं, या तो कैथोड किरणें इस चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत आए या लंबवत ना हो। दो ही काम होंगे, या तो थीटा बराबर 90 हो या थीटा बराबर 90 नहीं हो, थीटा नॉट इक्वल टू 90 हो। तो क्या होगा, तो सर पाथ कैसा होगा, अगर थीटा इक्वल टू 90 है तो आपका जो पाथ हो जाएगा, ये पाथ हो जाएगा सर्कुलर पाथ। कौन सा पाथ हो जाएगा, सर्कुलर। ध्यान रखना, इसकी रेडियस होगी अपने पास r, यानी अगर कैथोड किरणें इस चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गमन कर रही है, सुनो बात ध्यान से, यदि कैथोड किरणें चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत मतलब क्या होता है, थीटा बराबर क्या होता है 90, यदि कैथोड किरणें चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गमन करती है तो उसका पाथ कैसा हो जाता है भाई, वो पाथ हो जाता है सर्कुलर, यानी वर्ताकार पाथ हो जाएगा, सर्कुलर पाथ हो जाएगा। कैसा हो जाएगा भाई, सर्कुलर पाथ। कैसा पाथ हो जाएगा, सर्कुलर पाथ। ध्यान रखना इस चीज का, आपसे पूछ लिया जाएगा कि जब आप कैथोड किरणों के ऊपर लंबवत, कौन सा क्षेत्र भाई, लंबवत चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई करते हो तो कैथोड किरणों का मार्ग कैसा हो जाता है, उसका पाथ कैसा हो जाता है, तो आप क्या होगे, सर्कुलर पाथ। कैसा हो जाएगा, सर्कुलर पाथ। लेकिन अगर मान लो थीटा नॉट इक्वल टू 90 पे एंट्री करे तो उसका जो पाथ होता है वो पाथ हो जाएगा हेलिक्स। देखो आप, स्प्रिंग नुमा, इस पाथ को बोलते हैं हेलिक्स। क्या होती है, हेलिक्स पाथ। कौन सा पाथ हो जाता है, हेलिक्स पाथ। दोनों बातें अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है भाई, आप इस चीज को नोट कर लीजिएगा। मैं क्या कहना चाहता हूं, अगर कैथोड किरणें थीटा बराबर 90 पे एंट्री कर रही है, अगर कैथोड किरणें थीटा बराबर 90 पे एंट्री कर रही है तो उसका जो पाथ होगा, पाथ कैसा होगा भाई, सर्कुलर पाथ। कैसा पाथ होगा, सर्कुलर, यानी बिल्कुल गोल गोल हो जाएगा। लेकिन अगर थीटा नॉट इक्वल टू 90 है और अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है, अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है तो उसका जो पाथ होगा वो स्प्रिंग नुमा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, स्प्रिंग नुमा। इस पाथ को बोलते हैं अपन हेलिक्स। क्या बोलते हैं, हेलिक्स का मतलब होता है कुंडलन। हेलिक्स का मतलब क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं कुंडलन। इस प्रकार का पाथ आ जाएगा, इस प्रकार। बात समझ आ रही है। तो तीन इंपॉर्टेंट बातें यहां से निकल गई। कौन कौन सी, कि जब कैथोड किरणें वैद्युत क्षेत्र में गमन करती है, सुना बात ध्यान से, जब कैथोड किरणें वैद्युत क्षेत्र में गमन करती है तो उनका पाथ क्या होता है भाई, पैराबोला। क्या होता है भाई, पैराबोला। फिर से बोला, क्या बोला, पैराबोला। जब कैथोड किरणें चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गमन करती है, ठीक, थीटा बराबर क्या होता है 90, तो उनका पाथ क्या होता है भाई, सर्कुलर पाथ। कौन सा पाथ, सर्कुलर। और जो कैथोड किरणें अगर थीटा नॉट इक्वल टू 90 पे गमन करती है तो उसका पाथ क्या होता है भाई, हेलिक्स पाथ। कौन सा पाथ होता है, हेलिक्स पाथ, यानी कुंडलन होगा। क्या होगा, बिल्कुल स्प्रिंग नुमा गति करेंगी। बात क्लियर है, बात क्लियर है। तो ये एडवांस बातें थी किसके बारे में, कैथोड किरणों के बारे में। शायद आपको बात समझ आ रही होगी। अभी सीआर कैथोड रे के बारे में अभी टॉपिक समाप्त नहीं हुआ है, अभी एक टॉपिक और है, उसके बाद आपका जो कैथोड रे है उसके गुण समाप्त हो जाएंगे। लेकिन आप सोचो कि कैथोड किरणों के बारे में हमें काफी इंपॉर्टेंट जानकारी मिली है। देखो आप बता दें, इससे पहले उसका फॉर्मूला क्या बताते हैं, मैं, वाई इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इंटू 4 इंटू काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाई इंटू एक्स स्क्वायर। और मान लो अगर आप इसकी रेडियस निकालना चाहते हो ना, अगर ये आप चाहो कि सर ये रेडियस कितनी होती, तो ये होती है आर इक्वल टू एम वी अपॉन ई बी। बाकी तुम्हारे सिलेबस में चलती नहीं है, फिर मैं बता दूं आपको, अगर आप इसे रेडियस निकालना चाहते हो तो रेडियस कितनी होती है, एम वी अपॉन ई बी। यानी जो रेडियस है वो किसके व्यतिक्रमानुपाती होती है, मैग्नेटिक फील्ड की। जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, कम। यानी आपका जो पाथ का जो रेडिएशन है वो क्या हो जाएगा, कम। कब, जब आप मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते जाओ, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, आर इक्वल टू एम वी अपॉन ई बी। ध्यान से देख लीजिए इस चीज को कि मैं आपको क्या कहना चाहता हूं। काफी कुछ बातें आपको इस टॉपिक में समझ में आ रही होंगी कि मैंने क्या क्या बातें इस कैथोड रे के बारे में आपको समझाने की कोशिश की है। वापस रिवाइज कर देता हूं। कैथोड किरणें सीधी रेखा में गमन करती हैं, कैथोड किरणें अदृश्य होती है,
कैथोड कोर में फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होती है जिनके ऊपर चार्ज माइनस होता है। जे थॉमसन ने नेगेट्रॉन बोला, स्टोनी ने इलेक्ट्रॉन बोला। ये हीटिंग इफेक्ट दिखाती है, मैकेनिकल इफेक्ट दिखाती है, पार्टिकल नेचर रखती है, गैस की नेचर पर डिपेंड नहीं करती। इसके अलावा कौन सी किरण उत्पन्न करती है? एक्स-रे किरण उत्पन्न होती है। फिर इंपॉर्टेंट बात क्या थी, जब इनको आप वैद्युत क्षेत्र में रखोगे तो इनका पाथ पैराबोलाकार हो जाएगा। जब इनको आप मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, वो भी कौन सा, थीटा इक्वल टू 90, तो सर्कुलर पाथ हो जाएगा। जब आपको इसको रखोगे थीटा नॉट इक्वल टू 90, इनका पाथ हो जाएगा हेलिक्स पाथ। और मान लो अगर आप इसको रेडियस चाहते हो तो रेडियस क्या होगी, mv/eb, यानी जो रेडियस है वो मैग्नेटिक फील्ड के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा वैसे वैसे रेडियस क्या हो जाएगी, कम। उसका फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, y इक्वल टू मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड जानते हो ना, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में, वैल्यू पॉजिटिव लेनी है। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 4 इंटू काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाई इंटू एक्स स्क्वायर। बाकी फॉर्मूला आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, मैं तो अब बता रहा था। हमको तो 3 बातें याद होनी चाहिए कि वैद्युत क्षेत्र में रखोगे तो पाथ कैसा होगा, मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो पाथ कैसे होंगे। एक सर्कुलर पाथ होगा और एक पास होगा हेलिक्स पाथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं शायद आपको ये टॉपिक जो है समझ में आ रहे होंगे और आपको काफी कुछ जानकारी मेरे को इस कैथोड रे के बारे में देनी थी भाई, जो मैं लगभग दे चुका हूं। अभी एक पॉइंट और है, उसके बाद आपकी कैथोड रे क्या हो जाएगी समाप्त, और फिर हम डिस्कस करेंगे एनोड रे के ऊपर। क्योंकि जब कैथोड रे बनेगी, जब एनोड रे भी बनेगी, कैसे बनेगी वो बात की जाएगी अगले वाले लेक्चर में। जब तक के लिए देखते रहिए और समझते रहिए भाई।